नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। कल के एक वीडियो में हमने यहां पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आए ईपीएफ पेंशन, ईपीएस 95 पेंशन, हायर पेंशन के मामले के ऊपर जो भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, जो भी फैसला आया, उसके ऊपर मोटा मोटी विश्लेषण आपको यहां पर समझाया। आज के इस वीडियो में इसी फैसले में आए एक हायर पेंशन के मामले, उच्च पेंशन के मामले के बारे में जानकारी लेंगे कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है, इससे किन पेंशन धारकों को फायदा होगा, किन पेंशन धारकों को नुकसान होगा। यदि आप 2014 के पहले रिटायर्ड हो चुके हैं तो क्या आपको हायर पेंशन का लाभ मिलेगा। यदि आप 2014 के बाद रिटायर्ड हो रहे हैं या अभी यहाँ पर सेवा में हैं तो क्या आपको हायर पेंशन, उच्च पेंशन का लाभ मिलेगा। जिन लोगों को उच्च पेंशन का लाभ यहाँ पर मिलेगा उन्हें क्या करना होगा और कब तक करना होगा, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पर मिलने वाली है। कई लोगों के कमेंट्स एग्जाम्प्टेड और अनएग्जाम्प्टेड पीएफ पेंशन धारकों के भी आ रहे हैं, उनको लेकर भी क्या बातें हुई है इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। कल के एक वीडियो में मोटा मोटी तौर पर ईपीएफ पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो भी जजमेंट सुनाए गए उनके बारे में आपको जानकारी दी। आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर, उच्च पेंशन के विकल्प को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या जजमेंट दिया गया है इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। वीडियो के अंत में यहाँ पर ईपीएस 95 हायर पेंशन का यदि आप विकल्प चुनते हैं तो आपको अब कितनी पेंशन यहाँ पर मिलेगी इसका कैलकुलेशन भी देखेंगे। यदि आप हायर पेंशन का विकल्प चुनना चाहते हैं तो किस तरह का फॉर्म आपको भर के सबमिट करना होगा, कहाँ क्या प्रक्रिया करनी होगी, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन जानकारी पूरी आपको यहाँ पर मिलेगी, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेष सोलंकी, आप देख रहे हैं एम्प्लॉय खबर चैनल, जहां पर आपको पीएफ पेंशन, सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट और कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। यहां पर एक डिस्क्लाइमर आपको बता दूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जजमेंट आया है ये काफ़ी बड़ा जजमेंट है, 52-53 पेज का पीडीएफ फाइल है। वैसे ही कानून की भाषा को पढ़ना और समझना आम लोगों के लिए काफ़ी जटिल यहाँ पर होता है। हम भी इसका विश्लेषण धीरे धीरे कर रहे हैं और जो भी बातें सामने निकल कर आ रही है वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चैनल के साथ बने रहिए, जो भी समय पर जो भी नया लेटेस्ट अपडेट आएगा वो आपके साथ यहाँ पर साझा किया जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से आए हायर पेंशन के मामले को लेकर जो जजमेंट आया उसके बारे में। यहाँ पर हम पीएफ खाताधारकों, उनकी सीलिंग लिमिट, इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में कल के वीडियो में हमने यहाँ पर बात कर ली है। टोटल हमारा फोकस रहेगा यहाँ पर हायर पेंशन, उच्च पेंशन के मामले को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट में हायर पेंशन, उच्च पेंशन के मामले को लेकर दो बड़ी बातें यहाँ पर कही। पहला, एग्जाम्प्टेड और नॉन एग्जाम्प्टेड जो ट्रस्ट होते हैं इनको लेकर 2014 में जो नियम यहाँ पर लाए गए थे उसमें बहुत सारी विषमताएं थी। 2014 में एग्जाम्प्टेड ट्रस्ट के लिए कुछ अलग नियम लाए गए थे, अनएग्जाम्प्टेड ट्रस्ट के लिए कुछ अलग नियम लाए गए थे। तो इन विषमताओं को अब यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, यानी कि अब आप चाहे एग्जाम्प्टेड ट्रस्ट के अंतर्गत आते हो, अनएग्जाम्प्टेड के अंतर्गत आते हो, आपका डायरेक्ट तौर पे पीएफ में कंट्रीब्यूशन होता है या कंपनी के थ्रू पीएफ में कंट्रीब्यूशन होता है, आप सभी पर यहाँ पर पेंशन के नियम, हायर पेंशन के नियम बराबर तौर पर यहाँ पर लागू होंगे। दूसरा जो प्रमुख निर्णय हायर पेंशन को लेकर हुआ, जो पैरा नंबर 11/3 था, उसके आधार पर ज्यादा डिटेक्शन उच्च पेंशन के हकदार यहाँ पर होंगे, यानी कि अब आप हायर पेंशन का विकल्प चुन पाएंगे और हायर पेंशन का लाभ यहाँ पर ले पाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ शर्तें रखी गई है, कौन इसका लाभ ले पाएगा, कौन नहीं ले पाएगा, इसके बारे में इस वीडियो में यहाँ पर जो है आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। तो हायर पेंशन, उच्च पेंशन के मामले को लेकर दो चीज यहाँ पर क्लियर है। यदि आप एग्जाम्प्टेड पीएफ ट्रस्ट के अंतर्गत आते हैं, अनएग्जाम्प्टेड पीएफ ट्रस्ट के अंतर्गत आते हैं, नियम यहाँ पर जो है सब पर ही एक समान ही लागू होंगे। और दूसरा जो मेन यहाँ पर हायर पेंशन की विकल्प चुनने के लिए जो अड़चन आ रही थी पैरा नंबर 11/3, उसे जो है यहाँ पर रद्द कर दिया गया है और उसके तहत अब यहाँ पर आप हायर पेंशन का विकल्प चुनने के हकदार होंगे। तो अब यहाँ पर हायर पेंशन चुनने के लिए कुछ शर्तें रखी गई है, इनको आपको जो है यहाँ पर ध्यान से जानना और समझना है। पहले समझते हैं कि यदि आप 2014 के पहले यहाँ पर रिटायरमेंट हो चुके हैं, 2014 के पहले आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अब आप यहाँ पर जो है हायर पेंशन, उच्च पेंशन का लाभ यहाँ पर लेना चाहते हैं, तो क्या आप हायर पेंशन का लाभ ले सकते हैं, उच्च पेंशन का लाभ ले सकते हैं, और ले सकते हैं तो किस तरह से यहाँ पर ले सकते हैं। तो यदि आप 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायरमेंट हो चुके हैं और आपने पहले, यानी कि अपने रिटायरमेंट के पहले 1 सितंबर 2014 के पहले हायर पेंशन का विकल्प चुना था, तो आपको यहाँ पर बेनिफिट होगा
नहीं चुना था तो आपको किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं होगा। यानी कि 1 सितंबर 2014 के पहले जो लोग रिटायरमेंट हो चुके हैं, उन्होंने 1 सितंबर 2014 के पहले ही अपने हायर पेंशन के लिए आवेदन किया था, हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए अर्जी लगाई थी, तो वो जो है हायर पेंशन का लाभ ले पाएंगे। लेकिन 1 दिसंबर 2014 के पहले जब तक ये पैरा यहाँ पर एक्टिव था, तब तक यदि उन्होंने इसका लाभ नहीं लिया था तो वो अब आगे भी इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। यदि आपने 1 सितंबर 2014 के पहले हायर पेंशन का विकल्प चुन लिया था तो आपको इसका लाभ यथावत इस तरह से मिलेगा जैसा हम यहाँ पर जो है आगे बताने वाले हैं। अगली चीज, 1 सितंबर 2014 से पहले जो लोग रिटायरमेंट हुए उनके लिए कि 12 महीने के औसतन वेतन के हिसाब से उनके पेंशन का कैलकुलेशन यहाँ पर होगा, जो कि एक अच्छी चीज यहाँ पर 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों के लिए है कि उनके पिछले 12 महीने के औसतन वेतन के हिसाब से उनकी पेंशन का कैलकुलेशन होगा। क्योंकि 1 सितंबर 2014 के बाद जो लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं उनको औसतन वेतन 60 महीने के आधार पर पेंशन का कैलकुलेशन किया जा रहा है, जिससे उनकी पेंशन में यहाँ पर कटौती हो रही है। लेकिन यहाँ पर सीलिंग लिमिट 6,500 रुपए की है, जो 1 सितंबर 2014 के पहले रिटायरमेंट हो रहे हैं, और 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायरमेंट होने वालों के लिए सीलिंग लिमिट में बढ़ोतरी हुई है, जो कि 15,000 रुपए की उनकी सीलिंग लिमिट यहाँ पर है, यदि आप हायर पेंशन का विकल्प नहीं चुनते हैं तो। अब नेक्स्ट चीज है हायर पेंशन के लिए जिन लोगों ने यहाँ पर 1 सितंबर 2014 के पहले विकल्प का चयन कर लिया था, उन्हें जो है एक्स्ट्रा 1.16% की कटौती यहाँ पर अपने वेतन से करनी होती थी, जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अब अमान्य कर दी है। यानी कि अब आपकी वेतन से 1.16% की कटौती नहीं होगी यदि आपने हायर पेंशन का विकल्प पहले से चुन रखा है तो, और इसका जो भी यहाँ पर एवरेज पैसा बनता है वो पैसा भी आपके अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफर करने की, ऐड करने की भी बात कही गई है। इस पर अभी क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। तो कुल मिलाकर यदि आप 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायरमेंट हुए हैं, आपने 1 सितंबर 2014 के पहले ही हायर पेंशन, उच्च पेंशन का विकल्प चुन लिया है, तो आपके लिए यहाँ पर बेनिफिट है। नहीं तो ये वीडियो और सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया हुआ ये फैसला आपके लिए किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं है। नेक्स्ट चीज आते हैं अब उन लोगों के लिए जो अभी यहाँ पर सेवा में है, जो अभी पीएफ खाता धारक है या जो 1 सितंबर 2014 के बाद यहाँ पर रिटायरमेंट हुए हैं, उनके लिए क्या बेनिफिट है और उन्हें हायर पेंशन का लाभ किस तरह से यहाँ पर मिलेगा। तो जिन लोगों ने 1 सितंबर 2014 से पहले विकल्प का चयन किया है उन्हें हायर पेंशन यहाँ पर मिलेगी। यही बात यहाँ पर 1 सितंबर 2014 के पहले रिटायर्ड हुए वाले लोगों के लिए भी लागू है। यही 1 सितंबर 2014 के बाद यदि रिटायरमेंट हो रहे हैं या आप सेवा में अभी लगे हुए हैं तब भी, यानी कि कुल मिलाकर आपने 1 सितंबर 2014 के पहले से हायर पेंशन का विकल्प चुन रखा है तो इसका लाभ आपको यहाँ पर मिलने ही वाला है, आप रिटायरमेंट कभी भी हो रहे हो। नेक्स्ट चीज, जो 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायरमेंट हो रहे हैं उनके लिए पेंशन के कैलकुलेशन में बदलाव हो सकता है, और ये औसतन 12 महीने की जगह औसतन 60 महीने के वेतन पर पेंशन का कैलकुलेशन यहाँ पर जो है इनका होगा। नेक्स्ट चीज, यदि आपने विकल्प नहीं चुना है, यानी कि आप 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायरमेंट हुई है या अभी आप सेवा में हैं और आपने हायर पेंशन का विकल्प नहीं चुना है, तो इनके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पर ये है कि अब आप हायर पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं और बढ़े हुए अमाउंट को पे कर आप यहाँ पर अपने नियोक्ता से एक आवेदन डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पर भर के और अपनी हायर पेंशन स्टार्ट करवा सकते हैं। और ये सब आपको करना है 4 महीने के भीतर, यानी कि ये जो रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो डिसीजन आया, ये आया था 4 नवंबर 2022 को, तो यहाँ से 4 महीने गिना जाए तो 4 मार्च 2023 तक का आप लोगों के पास टाइम है, आप हायर पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। तो अभी तक की जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से डिसीजन आया, इसमें 4 प्रमुख बातें हुई। आप एग्जाम्प्टेड पीएफ ट्रस्ट से हो या अनएग्जाम्प्टेड पीएफ ट्रस्ट से हो, आप सभी के ऊपर ये नियम यहाँ पर बराबर लागू होंगे। दूसरी चीज, यदि आप 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायरमेंट हो चुके हैं, आपने हायर पेंशन का विकल्प पहले से नहीं चुन रखा है, तो आगे आपको हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई है, कोई फायदा आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। यदि आप 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायरमेंट हुए हैं या अभी यहाँ पर सेवा में है, आपने हायर पेंशन का विकल्प चुन रखा है तो आपको कंटिन्यू उसका लाभ मिलेगा, और नहीं चुन रखा है तो अगले 4 महीने यानी कि 4 मार्च 2023 के पहले आपको हायर पेंशन का विकल्प यहाँ पर चुनना होगा।
अब सवाल यहाँ पर आता है कि अब आप यहाँ पर हायर पेंशन का विकल्प चुनना चाहते हैं तो आपको इसके लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों अब आपने इन सुप्रीम कोर्ट की ओर से आए हुए सारे नियमों को यहाँ पर जान लिया। अब आप चाहते हैं कि आप एक ज्वाइंट ऑप्शन के तहत EPS 95 हायर पेंशन उच्च पेंशन का बेनिफिट यहाँ पर ले, तो इसके लिए आपको एक ज्वाइंट ऑप्शन का आवेदन आपके एम्प्लॉयर आपके नियोक्ता को यहाँ पर देना होगा और दोनों की सहमति से आप यहाँ पर जो है अपनी हायर पेंशन उच्च पेंशन का विकल्प यहाँ पर चयन कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। इससे पहले मैं आपको EPFO की ओर से आए हुए एक नोटिस को यहाँ पर दिखा देता हूँ जिसमें उन्होंने इस बात को बताया है और एक सूचना यहाँ पर प्रकाशित की है जिसमें उन्होंने बताया है कि उच्चतम न्यायालय के जो 4/11/2022 का निर्णय यहाँ पर पेंशन भोगियों के पक्ष में आया, जिसमें कि पेंशन भोगियों द्वारा जमा किए जाने वाले संयुक्त विकल्प फॉर्म जमा करने की बात कही गई है, जो कि 4 महीने के भीतर आपको यहाँ पर करना है, जैसा मैंने वीडियो में आपको बताया। तो इसको लेकर EPFO प्रधान कार्यालय यानी कि EPFO ऑफिस की ओर से अभी तक कोई ऐसा फॉर्म या कोई ऐसा रास्ता नहीं बताया गया है जिसके तहत आप यहाँ पर जो है अपनी नियोक्ता से एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पर जो है सबमिट करके ज्वाइंट फॉर्म यहाँ पर बनाकर सबमिट कर सके। इसको लेकर जल्द ही फॉर्म यहाँ पर सबमिट किया जाएगा। इसको लेकर इलेक्ट्रॉनिक या प्रेस मीडिया के माध्यम से आप सभी को बताया जाएगा कि आपको ये फॉर्म भरकर यहाँ पर जमा करना है। लेकिन जैसा कि आपको ये पता होगा कि इससे पहले भी लोगों ने हायर पेंशन का विकल्प 2014 में या उसके पहले चुना है और उन्होंने जिस फॉर्म के तहत यहाँ पर इस विकल्प को चुना है वो फॉर्म यहाँ पर जो है ये है। इस फॉर्म को यहाँ पर श्री प्रवीण कोहली जी की ओर से उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया है और इस फॉर्म में कुछ ज़्यादा बेसिक बातें नहीं हैं। इस फॉर्म के तहत भी आप अपने ज्वाइंट ऑप्शन के तहत हायर पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं इस फॉर्म को फिलअप करके। इस फॉर्म में ज़्यादा कुछ आपको नहीं भरने हैं। इस चीज़ को यदि हम हिंदी में यहाँ पर जाने तो यहाँ पर जो है आपको क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त के नाम पर यह फॉर्म देना है, जिसमें विषय दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से आए निर्णय के अनुसार हायर पेंशन के मामले को लेकर। यहाँ पर जो है आपको आपका नाम, उपनाम, यहाँ पर EPF खाता संख्या, UNA नंबर, PPO नंबर, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर और सेवानिवृत्ति आप कब हो रहे हैं, 58 वर्ष प्राप्त आप कब कर रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में लिखना है। यहाँ पर जो है आपको एक घोषणा करनी है कि इसमें जो भी जानकारी आप दे रहे हैं ये आपके द्वारा दी जा रही है, आपके स्वयं के द्वारा दी जा रही है और यहाँ पर आपको हस्ताक्षर, नाम, पता, डेट, तारीख लिखनी है। इतना सा सिंपल सा यहाँ पर जो है फॉर्म आपको यहाँ पर भरना है। यह फॉर्म भी यदि आपके पास अवेलेबल नहीं होता है तो सादे कागज पर भी आप आवेदन यहाँ पर जो है सबमिट कर सकते हैं या कहीं से आप जो है आवेदन टाइप करवाकर अपने नियोक्ता को इस तरह का आवेदन सबमिट कर सकते हैं और नियोक्ता की तरफ से सहमति मिलने पर आप जो है यहाँ पर हायर पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं, इसे EPFO ऑफिस में जमा कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही EPFO ऑफिस की ओर से कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोई फॉर्म या कोई ऐसा रास्ता निकल कर आता है जो कि यहाँ पर कर्मचारी अपनी जानकारी फिलअप करके हायर पेंशन का विकल्प चुन पाए, उसके लिए हम जो है चैनल पर आपको समय समय पर सूचित जरूर करेंगे। तो चैनल के साथ आपको यहाँ पर जो है बने रहना है। इस फॉर्म की कॉपी डाउनलोड करने के लिए आप एम्प्लॉय खबर के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट पर विजिट कर सकते हैं, वहां से जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं या श्री प्रवीण कोहली जी के फेसबुक अकाउंट से भी आप जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं या इसी तरह का एक सिंपल सा फॉर्म आप बनाकर टाइप करवा कर जो है सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब समझते हैं कि यदि आप हायर पेंशन का विकल्प यहाँ पर चुन रहे हैं तो आपको कितनी पेंशन, कितनी वेतन पर यहाँ पर मिलेगी। एक पूरा चार्ट हमारे पास तैयार है। आप चाहे तो इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट से भी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है इस चार्ट को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है और आपकी वेतन कितनी है, आपका कंट्रीब्यूशन कितना होगा और पेंशन कितनी मिलेगी, ये सब समझने के लिए इस चार्ट को यहाँ पर जो है बारीकी से जरूर देखिएगा। इस चार्ट में हम हायर पेंशन के कैलकुलेशन का अनुमान यहाँ पर लगा रहे हैं। यह 100% यहाँ पर जो है सच नहीं हो सकता। 90% इस तरह से आपकी अनुमानित पेंशन यहाँ पर जो है इस चार्ट के हिसाब से यहाँ पर बनेगी। अब इस चार्ट के हिसाब से हायर पेंशन का कैलकुलेशन करने से पहले आपको पेंशन के कैलकुलेशन का नियम यहाँ पर जो है पता होना चाहिए। आप एक EPF खाताधारक है तो आपकी जो भी बेसिक सैलरी होती है उसमें से आपका 12% कंट्रीब्यूशन PF में जाता है। अब इतना ही 12% पैसा आपके नियोक्ता की तरफ से भी आपके PF खाते में जमा किए जाते हैं।
जिसका 3.67% पैसा पीएफ खाते में ही जमा होता है और 8.33% पैसा आपके पेंशन के खाते में जाता है। तो इस 8.33% का जो पैसा आपका जमा होगा यदि आप हायर पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो ये 8.33% के हिसाब से आपकी वेतन से ज़्यादा पैसा यहाँ पर कटेगा और ज़्यादा पैसा आपका जमा होगा और उसी हिसाब से ज़्यादा पेंशन आपकी यहाँ पर बनती है। अब यहाँ पर जो है समझते हैं कि यदि आप एक पीएफ खाता धारक है और 1 सितंबर 2014 के बाद के नियम आप पर यहाँ पर लागू होते हैं, 1 सितंबर 2014 के बाद आप कभी रिटायर्ड होते हैं, यदि 15,000 रुपये से कम आपकी बेसिक सैलरी यानी कि आपकी वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से कम है तो ये हायर पेंशन का लाभ आप यहाँ पर नहीं ले पाते हैं। हायर पेंशन का लाभ आपको कब मिलेगा? जब आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से यहाँ पर जो है ज़्यादा है, यानी कि जो सीलिंग लिमिट गवर्नमेंट की ओर से लगा रखी है इससे ज़्यादा आपकी वेतन यहाँ पर है बेसिक प्लस डीए, तो उसके ऊपर आप यहाँ पर उच्च पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। अपनी कंपनी अपने नियोक्ता से टाई अप कर सकते हैं और आपकी कंपनी भी उसमें जो है ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती है, आपका भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है और पेंशन भी यहाँ पर ज़्यादा बनती है। तो कुल मिलाकर बात ये समझ में आनी चाहिए कि यदि आपकी 15,000 रुपये से ज़्यादा यहाँ पर वेतन है तभी आप हायर पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। अब मान लेते हैं कि 15,000 रुपये आपकी यहाँ पर वेतन है तो बेसिक 12% कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपकी वेतन से अभी यहाँ पर जो है 1,800 रुपये प्रति महीने ईपीएफओ में कटता है। यदि आप हायर पेंशन का विकल्प नहीं चुनते हैं तब भी, और उसमें से 3.67% पैसा यानी कि 550 रुपये आपके ईपीएफ में जमा हो जाते हैं और 8.33% पैसा यानी कि 1,250 रुपये ईपीएस पेंशन में जमा हो जाते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर हायर पेंशन का विकल्प चुनते हैं 15,000 रुपये से ज़्यादा की वेतन पर, तो मान लेते हैं कि आपकी वेतन अब यहाँ पर 20,000 रुपये है यानी कि 15,000 रुपये से ज़्यादा है, आप हायर पेंशन का विकल्प चुनना चाहते हैं। ऐसे में आपके 20,000 रुपये के ऊपर 12% कटेगा यानी कि आपका 2,400 रुपये प्रति महीने यहाँ पर कटेगा। अब 2,400 में से 3.67% आपका ईपीएफ में जमा हो जाएगा यानी कि 734 रुपये और 8.33% यानी कि 1,666 रुपये आपके ईपीएस में जमा होंगे। अब मानते हैं कि आपकी बेसिक सैलरी यहाँ पर जो है 25,000 रुपये है, आप हायर पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो इसके ऊपर 25,000 रुपये के ऊपर आपका जो है 12% यहाँ पर कटेगा यानी कि 3,000 रुपये आपके वेतन से यहाँ पर कटेंगे, जिसमें से 917 रुपये यानी कि 3.67% पैसा ईपीएफ में और 8.33% पैसा यानी कि 2,083 रुपये आपके ईपीएस में जमा होंगे। इसी तरह से आप हायर पेंशन का विकल्प चुनते हैं, बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है तो 12% यानी कि 3,600 रुपये आपके वेतन से कटेंगे, जिसमें से 3.67 यानी कि 1,100 रुपये आपके ईपीएफ में और 8.33% यानी कि 2,500 रुपये आपकी ईपीएस पेंशन में जमा होंगे। 40,000 आपकी वेतन है तो 4,800 रुपये आपकी वेतन से यहाँ पर कटेंगे, जिसमें से 1,668 रुपये आपके ईपीएफ में और 3,332 रुपये आपकी ईपीएस में यहाँ पर जमा होंगे। 50,000 मान लो आपकी वेतन है तो 6,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन आपको करना होगा 12% के हिसाब से, जिसमें से 1,835 रुपये ईपीएफ में और 4,165 रुपये आपके ईपीएस पेंशन में जमा होंगे। मान लो कि आपकी 75,000 सैलरी यहाँ पर है तब 9,000 रुपये आपको आपके ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन करना होगा यानी कि 12%, जिसमें से 2,752 रुपये आपके ईपीएफ खाते में और 6,248 रुपये आपके ईपीएस खाते में जमा होंगे। मान लो कि आपकी वेतन 1 लाख रुपये यहाँ पर होती है, ऐसे समय में आपको 12% यानी कि 12,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना होगा, जिसमें से 3,670 रुपये आपके ईपीएफ में और 8.33% के हिसाब से 8,330 रुपये आपके ईपीएस पेंशन खाते में जमा होंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि आपकी बेसिक सैलरी यदि 15,000 रुपये से कम है तब तो आप हायर पेंशन का विकल्प चुन ही नहीं सकते। इसके लिए आप कल वाला जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसका कैलकुलेशन देखें, वो कैलकुलेशन आप पर यहाँ पर लागू होंगे। लेकिन अब आप हायर पेंशन का विकल्प चुन रहे हैं, इसका मतलब आपकी वेतन 15,000 रुपये से ज़्यादा है। अब 15,000 रुपये से कितनी ज़्यादा है अनुमानित, यदि 20,000 है, 25,000 है, 30, 35, 40, 50 कितनी है, इसमें जो है आपको आपकी जो भी यहाँ पर बेसिक सैलरी है उसका आपको 12% यहाँ पर लेना है, यानी कि जो सैलरी आपकी है उसका 12% आपका टोटल आपकी सैलरी से कटेगा। उसका 3.67% पीएफ में जमा होगा जो कि आप कभी भी निकाल सकते हैं और 8.33% यहाँ पर पेंशन में जमा होगा जो कि आप निकाल नहीं सकते, इस एवज में आपको यहाँ पर पेंशन मिलती है। तो अब ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई कि आपकी वेतन कितनी है तो उसमें से कितना कटेगा, कितना पीएफ में जाएगा और कितना ईपीएस में जाएगा। अब सवाल यहाँ ये है कि आपने हायर पेंशन का विकल्प चुन लिया, आपकी वेतन 30,000, 40,000, 50,000 है,
तो अब आपने कितने साल नौकरी यहाँ पर की तो आपकी कितनी पेंशन यहाँ पर बनेगी, ये चीज़ यहाँ पर जो है समझते हैं। यहाँ पर जो पेंशन का कैलकुलेशन है हमने पहले से कर रखा है। अब यहाँ पर इस पेंशन के कैलकुलेशन को समझते हैं। इस पेंशन के कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से समझिए। यदि आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये यहाँ पर है और आपने यहाँ पर 10 साल काम किया है, ये चार्ट से आपको समझ में आ रहा होगा, बेसिक सैलरी 15,000 रुपये है, 10 साल काम किया है तो आपकी पेंशन 1,243 रुपये बनेगी। बेसिक सैलरी 15,000 रुपये है, आपने 15 साल काम किया है तो 3,214 रुपये बनेगी। बेसिक सैलरी 15,000 रुपये है, आपने 20 साल काम किया है तो 4,286 रुपये आपकी पेंशन बनेगी। बेसिक सैलरी 15,000 रुपये है, 25 साल काम किया है तो 5,357 रुपये बनेगी। 30 साल काम किया तो 6,429 रुपये बनेगी और 35 साल काम किया तो 7,500 रुपये आपकी बनेगी। यानी कि आप सीलिंग लिमिट के तहत यहाँ पर आते हैं, 15,000 रुपये के हिसाब से कंट्रीब्यूशन करते हैं। आपका हायर पेंशन का विकल्प आप यहाँ पर नहीं चुनते हैं तो अधिकतम पेंशन आपकी 7,500 रुपये बनेगी, न्यूनतम पेंशन आपकी 1,243 रुपये तक यहाँ पर बनेगी। लेकिन अब आप यहाँ पर हायर पेंशन का विकल्प चुनते हैं, आपकी वेतन 20,000 है, 20,000 रुपये के हिसाब से आप ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन करवाना चाहते हैं अपना 12% यानी कि 2,400 रुपये प्रति महीने। तो आपने 10 साल नौकरी की तो 2,857 रुपये पेंशन बनेगी। 15 साल नौकरी की तो 4,285 रुपये आपकी पेंशन बनेगी। 20 साल नौकरी की तो 5,714 रुपये। 25 साल नौकरी की तो 7,142 रुपये। 30 साल नौकरी की तो 8,571 रुपये और 35 साल नौकरी की तो 10,000 रुपये आपकी प्रति महीने पेंशन यहाँ पर हो जाएगी 20,000 रुपये के हिसाब से यदि आप कंट्रीब्यूशन करते हैं तो। यदि आपकी वेतन यहाँ पर 25,000 रुपये है, 25,000 रुपये के ऊपर आप यहाँ पर कंट्रीब्यूशन करते हैं, हायर पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो 10 साल नौकरी करने पर 3,571 रुपये बनेगी। 15 साल नौकरी करने पर 5,357 बनेगी। 20 साल नौकरी करने पर 7,142 बनेगी। 25 साल नौकरी करने पर 8,928 बनेगी। 30 साल नौकरी करने पर 10,714 बनेगी और 35 साल नौकरी करने पर 12,500 रुपये आपकी पेंशन बनेगी। यदि आपकी बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है, 30,000 रुपये के ऊपर आप हायर पेंशन का विकल्प चुनते हैं, 12% का कंट्रीब्यूशन करते हैं तो 10 साल की नौकरी करने पर आपको 4,285 रुपये पेंशन बनेगी। 15 साल नौकरी करने पर 6,428 रुपये बनेगी। 20 साल नौकरी करने पर 8,057 बनेगी। 25 साल नौकरी करने पर 10,740 बनेगी। 30 साल नौकरी करने पर 12,857 बनेगी। 35 साल नौकरी करने पर 15,000 रुपये आपकी पेंशन यहाँ पर बनेगी। यदि आपकी बेसिक सैलरी 40,000 रुपये है, आप 40,000 रुपये के ऊपर हायर पेंशन का विकल्प चुनते हैं, 12% के हिसाब से अपना कंट्रीब्यूशन 4,800 रुपये प्रति महीने करवाते हैं तो 10 साल की नौकरी के बाद आपकी 5,714 रुपये पेंशन बनेगी। 15 साल की नौकरी के बाद 8,571 बनेगी। 20 साल की नौकरी के बाद 11,428 बनेगी। 25 साल की नौकरी के बाद 14,285 बनेगी। 30 साल की नौकरी के बाद 17,142 बनेगी। 35 साल की नौकरी के बाद 20,000 रुपये प्रति महीने आपकी पेंशन यहाँ पर बन सकती है। यदि आपकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, आप 50,000 रुपये के ऊपर यहाँ पर जो है हायर पेंशन का विकल्प चुनते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, यानी कि 6,000 रुपये प्रति महीने कटवाते हैं तो ऐसी स्थिति में 10 साल नौकरी करने पर 7,142 रुपये पेंशन बनेगी। 15 साल नौकरी करने पर 10,714, 20 साल नौकरी करने पर 14,285, 25 साल नौकरी करने पर 17,857, 30 साल नौकरी करने पर 21,428 और 35 साल नौकरी करने पर 25,000 रुपये आपकी पेंशन यहाँ पर जो है बन सकती है। यदि आपकी बेसिक वेतन 75,000 रुपये है, 75,000 रुपये के ऊपर आप यहाँ पर 12% कंट्रीब्यूशन करते हैं, यानी कि 9,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन आप यहाँ पर करते हैं तो 10 साल की नौकरी में आपको 10,714 रुपये पेंशन बनेगी। 15 साल की नौकरी में 16,071 रुपये पेंशन बनेगी। 20 साल की नौकरी पर 21,428 रुपये पेंशन बनेगी। 25 साल की नौकरी पर 26,785 पेंशन बनेगी। 30 साल की नौकरी पर 32,142 और 35 साल की नौकरी पर 37,500 रुपये आपकी पेंशन यहाँ पर जो है बन सकती है। वहीं पर यदि देखा जाए तो यदि आपकी 1 लाख रुपए यहाँ पर जो है बेसिक सैलरी है, 1 लाख रुपए के ऊपर आप हायर पेंशन का विकल्प चुनते हैं, 12,000 रुपये प्रति महीने अपने अकाउंट से पीएफ में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो 10 साल की नौकरी पर 14,285 रुपये पेंशन बनेगी। 15 साल की नौकरी पर 21,428, 20 साल की नौकरी पर 28,571, 25 साल की नौकरी पर 35,714, 30 साल की नौकरी पर 42,857 और 35 साल की नौकरी पर 50,000 रुपये आपकी पेंशन यहाँ पर जो है बन सकती है।
तो इस तरह से हायर पेंशन का विकल्प चुनने से आपकी पेंशन में इतना इजाफा यहाँ पर हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी वेतन यहाँ पर कितनी है, उस वेतन के हिसाब से यहाँ पर जो है कैलकुलेशन होगा। अब यहाँ पर आपका सवाल ये हो सकता है कि आपकी सैलरी ना तो 30 हज़ार है, ना तो 40 हज़ार है, 35 हज़ार यहाँ बीच में कहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए जो कि यहाँ पर हमने मोटा मोटा कैलकुलेशन किया है, इसके बीच में कहीं आपकी सैलरी आती है, जैसे कि यहाँ पर 50 हज़ार का कैलकुलेशन हमने बताया, 75 हज़ार का बताया, लेकिन 60 हज़ार वालों का नहीं बताया। ऐसे में आपको करना क्या है, आपकी औसतन वेतन आपको निकालना है। सबसे पहले पिछले 5 सालों में आपकी औसत वेतन क्या रही है। जैसे कि किसी महीने आपकी 50 हज़ार वेतन आई, किसी महीने आपकी 40 हज़ार वेतन आई, किसी महीने आपकी 60 हज़ार वेतन आई। ऐसे पूरे 60 महीने की वेतन आपको लिखनी है, उसमें 60 का भाग देके, यानी कि औसतन 60 महीनों का वेतन आपको यहाँ पर निकालना है। अब ये औसतन वेतन यहाँ पर जितनी भी आती है, मान लो कि यह औसतन वेतन यहाँ पर जो है 40 हज़ार आई, तो इस 40 हज़ार में आपको अब यहाँ पर गुना करना है नौकरी के वर्ष। जितने भी वर्ष आपने यहाँ पर ड्यूटी की है, 10 साल, 11 साल, 15 साल, 20 साल, जैसे कि यहाँ पर भी हमने मोटा मोटी 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल वालों का कैलकुलेशन किया है। लेकिन वहीं पर माना जाए कि आपने यहाँ पर 17 साल नौकरी की, 23 साल नौकरी की, 28 साल नौकरी की, तो ऐसे वालों के लिए आपको यहाँ पर नौकरी के वर्ष जो है यहाँ पर लिख देने हैं। और इसके बाद ये जो गुना करने पर जो संख्या आती है, इसमें भाग देना है आपको 70 का, और इसके बाद आपकी पेंशन यहाँ पर जो है निकल कर आ जाएगी। इसी फार्मूले के तहत यहाँ पर जो है ये कैलकुलेशन किया हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है अपने हायर पेंशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आप इन सब चीज़ों में नहीं भी पढ़ना चाहते, मोटा मोटी तौर पर समझना चाहते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर 95 से 100% एक्यूरेट कैलकुलेशन यहाँ पर है। इसमें कुछ नियमों के तहत यहाँ पर थोड़े बहुत माइनर चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि 12,500 पेंशन की जगह आपकी 12,300 हो सकती है, 12,800 हो सकती है राउंड फिगर में। लेकिन यदि आप यहाँ पर जो है ये पूरा कैलकुलेशन भी नहीं समझ में आता है आपको, तो एक चीज़ आप यहाँ पर जो है नोट करके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 15,000 जिस व्यक्ति की बेसिक सैलरी है, उसकी यदि हम 35 साल में नौकरी के बाद पेंशन देखें तो 7,500 होती है, यानी कि 15,000 का आधा उसको यहाँ पर जो है पेंशन के रूप में मिल रहा है। यहाँ 20,000 वालों का देखा जाए तो 35 साल बाद 10,000 रुपये, यानी कि जो बेसिक सैलरी के ऊपर वह कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसका आधा उसको पेंशन यहाँ पर 35 साल बाद मिल जा रहा है। तो इस हिसाब से आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि आपके यहाँ पर मान लो 50,000 बेसिक सैलरी है, आप हायर पेंशन का विकल्प चुन रहे हैं और 35 साल नौकरी करते हैं, तो इसका आधा यानी कि 25,000 रुपये आपको यहाँ पर जो है पेंशन मिल जाएगी। कुल मिलाकर घुमा फिरा कर राउंड फिगर में यदि इस पूरे कैलकुलेशन को सम अप किया जाए तो आपकी आखिरी 60 महीने की जो औसतन वेतन आएगी उसमें आपको आपकी नौकरी के वर्ष का गुना करना है, उसको 70 से भाग देना है, तो आपकी पेंशन निकल जाएगी। यदि आप 30 से 35 साल यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं तो ये समझ के चलिए कि जो आपकी बेसिक सैलरी है जिसके ऊपर आप हायर पेंशन का कैलकुलेशन कर रहे हैं, हायर पेंशन का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उस बेसिक सैलरी का आधा आपको यहाँ पर जो है पेंशन के रूप में प्रति महीने मिलने लग जाएगा। तो इस तरह से आप हायर पेंशन का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो में दी गई ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह से पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए हमारे इस चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट पर एम्प्लॉय खबर के नाम से सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम आपके सवालों के जवाब देते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा सेस के साथ।